हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 6 का जो पाठ्य पुस्तक है गणित, उसकी जो पूर्ण संख्याएं, इसके पहले भाग में 2.1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2। तो 2.2 करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसको जानने के बाद ही हम लोग 2.2 में प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी बातें हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है, उसी के हम लोग पहले जान लेते हैं। पहला है, देखिए, पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याएं जो होती है उसका क्या क्या गुण होता है। जैसे देखिए, संवृत्त गुण, पहला पूर्ण संख्याओं का गुण है संवृत्त गुण। इसके अंतर्गत 2 गुण आता है। पहला गुण क्या है कि पूर्ण संख्याएं योग एवं गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। संवृत्त में होता है पूर्ण, इसको गोल बोला जाता है पूर्ण। तो पूर्ण मतलब ये जो संख्या होती है पूर्ण क्यों कहलाएगी कि अगर इस संख्या में जो भी है, इस संख्या का महत्व जो है वही है, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि योग, ये मेरा योग है 4 + 3 बराबर कितना हो गया 7। तो ये 7 जो है मेरी है क्या पूर्ण संख्या है। इसमें हमको ना कुछ जोड़ने की जरूरत है और ना कुछ घटाने का जरूरत है, कुछ नहीं करना। यानी ये संख्या का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 7 हो गया। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब यहाँ गुणन, या गुणन के अंतर्गत 4 × 3 क्या हो गया 12, 3 4 हो गया 12। तो यहीं पर अगर यदि हम लिखेंगे, मान लीजिए कि 3 - 5 बराबर कितना होगा -2, यानी ये संख्या जो है 2 कम है, शून्य से भी 2 कम है। यानी ये संख्या जो है कि संवृत्त नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम शून्य भी लाना चाहेंगे, पूर्ण संख्या में लाना चाहेंगे, तो पूर्ण संख्या की जो शुरुआती होती है वो शून्य से होती है, तो शून्य के नीचे है, इसीलिए पूर्ण संख्या नहीं है। यानी पूर्ण संख्या होने के लिए हमको शून्य से लेकर के ऊपर जाना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती है योग एवं गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। योग के अंतर्गत भी होगा और गुणन के अंतर्गत भी होगा, लेकिन ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर घटाव, तो इस घटाव में -2 आया, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ दूसरा नंबर में कि पूर्ण संख्याएं, इसी चीज को यहाँ भी दिखाया गया है कि पूर्ण संख्याएं घटाव एवं विभाजन मान भाग के अंतर्गत सदैव संवृत्त नहीं होता है। कभी कभार हो सकता है लेकिन सदैव नहीं होता है। यह भी कहना गलत होगा कि संवृत्त नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। जैसे यहाँ देखें हम लोग कि 7 में 3 घटाया गया बचा 4, तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या का अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा, ये होगा संवृत्त में हाँ। लेकिन यहीं पर देखें 8 में -11 घटाएंगे तो कितना बचा -3। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये शून्य से छोटी है, इसीलिए ये संवृत्त भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कि 6 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो कितना परिणाम आया 3। तो ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको हम लोग हाँ बोलेंगे। और यहाँ देख रहे हैं 7 को भाग दे रहे हैं 3 से, तो यहाँ पर अगर कुछ भी लेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी संख्या जो है कि पूर्ण नहीं होगा। तो संख्या पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, तो उसको हम लोग संवृत्त में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमको पहले ख्याल रखने की आवश्यकता है कि संवृत्त के 2 गुण होते हैं, एक ये और एक ये। तो इस तरह से संवृत्त गुण को अगर ख्याल रखेंगे तो हम लोग आसानी से इस पाठ को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्रम विनिमय गुण, ये हो गया मेरा पहला और ये हो गया दूसरा। इसी पाठ का दूसरा है क्रम विनिमय गुण, यानी योग का क्रम विनिमय गुण। योग का क्रम विनिमय गुण क्या होगा, a + b = b + a, यानी a और b को कोई 2 संख्या है, इसको जोड़ेंगे और b + a, यानी उसी को खाली माने आगे पीछे करके जोड़ देंगे तो दोनों का जो परिणाम आएगा समान आएगा। इसीलिए योग का क्रम विनिमय गुण क्या कहता है कि a + b = b + a और b 2 मेरा संख्याएं हैं, तो इसका दोनों तरफ जोड़ेंगे, सीधा करके जोड़ेंगे फिर भी वही आएगा, उल्टा आगे पीछे करके जोड़ेंगे फिर भी वही आएगा। इसीलिए योग का क्रम विनिमय गुण जो है ये हमको ख्याल रखना है कि योग का क्रम विनिमय गुण है a + b = b + a। अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं, व्याकलन।
अर्थात घटाव का क्रम विनिमय गुण a माइनस बी बराबर b माइनस ए, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि a के मान में b के मान को घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होगी वो b के मान में a के मान को घटाने से नहीं निकलेगा। इसको अगर करके भी देखेंगे तो हम लोग का यहाँ जो होगा परिणाम बराबर नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए a का मान 5 है और b का मान 2 है, तो कितना आ गया 3। अब यहीं पर अगर करते हैं तो b को तो -2 और ये -5 a को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपस में बराबर नहीं हुआ। तो व्याकलन का क्रम विनिमय गुण जो होता है a माइनस बी इज नॉट b माइनस ए होता है। अब यहाँ हम लोग 3 नंबर में देखेंगे गुणन का क्रम विनिमय गुण। तो गुणन का क्रम विनिमय गुण क्या होगा, a गुना बी बराबर b गुना ए, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों का जो परिणाम है वो समान आएगा। अगर यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ भी रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 5, तो कितना 5 दूना 10, दोनों सेम आएगा। तो इस तरह से गुणन का क्रम विनिमय गुण जो होता है a गुना बी बराबर b गुना ए बराबर होता है। चौथा है हमारे पास विभाजन मतलब भाग का क्रम विनिमय गुण, यानी a भागा b बराबर b भागा a। तो यहाँ पर इज नोट होगा, यहाँ भी बराबर नहीं होगा। जिस तरह से ये व्याकलन वाला नहीं हुआ उस तरह से भाग वाला भी गुण जो है बराबर नहीं होगा। हम लोग करके भी देख सकते हैं कि मान लीजिए a का मान है कितना 10, इसको अगर भाग देंगे 2 से तो कितना आ गया 5। अब यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, 2 भागा करेंगे 10 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2। तो दोनों का मान जो है काफी तफात हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि a भागा b इज नॉट माना बराबर नहीं होगा b भागा e। अब हम लोग अगला इसका तीसरा नंबर नियम है सहचार्य गुण। सहचार्य गुण क्या है, देखिए कि योग का सहचार्य गुण इसमें 3 संख्याओं को ले जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी ये दोनों को जोड़ करके c से जोड़ेंगे उसका जो परिणाम आएगा, फिर b प्लस सी और a को जोड़ेंगे तो उसका परिणाम बराबर होगा। यानी योग का जो सहचार्य गुण होता है जोड़ है, देखिए सब जगह जोड़ है, इसलिए इसको बोलेंगे योग का सहचार्य गुण आपस में बराबर होता है। इस तरह से दूसरा है गुणन का सहचार्य गुण, a गुना b कोष्टक गुना c a गुना कोष्टक b गुना c, इसका जो परिणाम है और इसका जो परिणाम है बराबर होता है। तो हमको ख्याल रखना है कि सहचार्य गुण भी 2 होता है, योग का सहचार्य गुण और गुणन का सहचार्य गुण, जो दोनों का ही मान आपस में बराबर होता है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गुण का, इसमें 4 नंबर नियम में क्या कहता है वितरण का गुण। पूर्णांक का जो वितरण का गुण होता है उसमें देखते हैं कि योग पर वितरण गुण। योग पर वितरण गुण मेरा क्या है कि a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा, a से एक बार b को गुना करेंगे, जो चिन्ह रहेगा उसको लिखेंगे, प्लस a गुना सी, यानी a को गुना b से किए a को गुना c से किए, चिन्ह जो था वही लिखे। यानी योग का वितरण गुण क्या कहता है कि a गुना पुस्तक b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना c। तो योग का ये वितरण गुण आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसको वितरण किया गया है b प्लस सी को और a से गुना करेंगे तो a गुना b और प्लस a गुना c, तो ये हो गया योग का वितरण गुण। आगे देखो 2 नंबर में इसमें व्याकलन पर वितरण गुण, इसमें वही है व्याकलन में घटाव होता है। तो a इंटू कोष्टक b माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना c, माने a को दोनों से गुना किया गया, b से भी और c से भी, चिन्ह जो था वही है। इस तरह से हम लोग वितरण गुण के अंतर्गत 2 चीज जान रहे हैं कि योग पर वितरण गुण और व्याकरण पर वितरण गुण, तो ये भी मेरा एक नियम है। आगे है 5वां नंबर में तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का 3 चीज आता है, योज तत्समक, गुणात्मक तत्समक और शून्य द्वारा गुणन। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि योज तत्समक में क्या है कि किसी भी संख्या के साथ शून्य को जोड़ेंगे तो मेरा संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 0 बराबर हो गया 3, और शून्य में अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो भी संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए 0 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये दोनों जो है मेरा क्या है योज्य तत्समक है, चाहे किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है। इसी नियम को कहा जाता है योज्य तत्समक गुण। आगे है गुणात्मक तत्समक गुण। गुणात्मक मतलब 1 से, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो संख्या ही प्राप्त होती है, चाहे वो संख्या आगे पीछे क्यों ना हो, या 1 को संख्या से गुना करेंगे तो संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 1 गुना यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए a कोई संख्या 5 गुना करेंगे 1 तो कितना हो गया 5। अब यहाँ 1 को गुना करेंगे, मान लीजिए 3 कोई संख्या है तो कितना होगा 3। तो इस तरह से ये दोनों ही क्या है
हमारा गुणात्मक तत्सम है, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने से उसका परिणाम संख्या ही होता है। इसको कहा जाता है गुणात्मक तत्समक गुण। आगे 3 नंबर में कह रहा है शून्य द्वारा गुणन, यानी कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए ए मेरा कोई संख्या है, इसको अगर शून्य से गुना करेंगे उसका परिणाम शून्य होगा, चाहे शून्य आगे रहे चाहे पीछे रहे। जैसे संख्या अगर मान लीजिए 5 लेंगे तो 5 गुना शून्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए संख्या शून्य को गुना करेंगे 7 को तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह शून्य का जो गुणक होता है, गुणन होता है, वो किसी भी संख्या के लिए शून्य ही होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो विभिन्न नियम है उसको जाने। अब हम लोग अभ्यास में प्रवेश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये जो योग का, गुणन का या व्याकरण का जो विभिन्न प्रकार का जो परिभाषाएं देखें, उसके गुणों को पढ़ें, उसके आधार पर हम लोग का अभ्यास में किस प्रकार का प्रश्न है इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अभ्यास 2.2, जिसमें हम लोग का पहला जो प्रश्न है वो है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करें। उपयुक्त क्रम का मतलब होता है ये जो लिखा हुआ है 197, 234 और 103, इसमें क्रम हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि शून्यांक, ये 3 जो है आपस में कौन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे कि मेरा शून्यांक प्राप्त होगा, माने शून्य वाले अंक आएंगे। इसको हम लोग ध्यान में रख के काम करने की आवश्यकता है। तो इकाई के अंक का हम लोग मेल करके देखते हैं। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, यानी शून्यांक प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 7 और 3 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, 10, यानी शून्यांक हो रहा है। तो इसका क्रम जो बनेगा वो बनेगा 197 प्लस 103 के साथ। इसके साथ पहले हम लोग जोड़ेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि शून्यांक प्राप्त हो जाने के बाद जोड़ने में आसानी होती है, इसीलिए हम लोग शून्यांक को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यदि हो तो यहाँ पर हो रहा है तो इसीलिए कर ले रहे हैं। आप देखिए आगे क्या कह रहा है, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10, हासिल में रहा 1। अब यहाँ 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, हासिल में है 1 तो हो गया 10, हासिल में फिर 1 और 1 2 और हासिल में 1 3। देखिए ये शून्य वाले अंक प्राप्त हो गए हैं। अब प्लस 234, इसमें हमको जोड़ने में आसान होगी। क्या जोड़ने में आसान होगी कि 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, फिर 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 534। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों पर गौर करने की जरूरत है कि 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, तो हमको शून्यांक अगर प्राप्त हो रही है तो मेरे लिए आसान होगा कि हम उसको जल्दी कर लेंगे और कठिनाई भी कम होगी। एक का ही और एक क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं सी नंबर, इसमें 4 संख्या है, 1 2 3 4। अभी 4 संख्या में देखेंगे वही कंडीशन, शून्य वाला अंक हम खोजेंगे कि शून्य किसमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे तो हम लोग ये दोनों में भी शून्य प्राप्त होगा और ये दोनों में शून्य प्राप्त होगा, लेकिन ये दोनों में अगर शून्य प्राप्त हुआ तो खाली पहली संख्या शून्य प्राप्त हो रहा है। जैसे 7 और 3 10, हासिल में रहा 1, 6 और 4 10, हासिल में 1 11, यानी एक ही शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इसको हमको क्रम को थोड़ा चेंज करना होगा। थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कि 1763 प्लस 117, इसको क्रम में लेते हैं, ये दोनों क्रम लेते हैं, प्लस 347 प्लस 153। अब इसका क्रम में देखते हैं कि क्या मेरा शून्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा, 7 और 3 10 का शून्य, हासिल में 1, 6 और 1 7 और 1 8, 7 और 1 8, हासिल में नहीं है, 1 का हो गया 1, इतना मेरा हो गया 1880। अब इसका देखते हैं कितना आ रहा है, 7 3 10 का शून्य, हासिल में 1, 5 4 9 और हासिल में 1 10 का शून्य, हाथ मेरा 1 3 1 4 और 1 5। देखिए यहाँ पर ये मेरा 2 शून्य वाला आ गया। तो इस तरह से क्रम, उपयुक्त क्रम का मतलब यही होता है कि शून्यांक को जितना ज़्यादा शून्य वाला अंक मुझे प्राप्त होगा
जोड़ने में मेरी आसानी होगी। तो यहाँ भी शून्य वाला प्राप्त हो गया और यहाँ भी होगा, लेकिन इस शून्यांक को हमको चुनने के लिए ही क्रम को आगे पीछे करना पड़ा। अब इसको जोड़ते हैं तो शून्य शून्य जोड़ेंगे कितना होगा, शून्य शून्य और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 5 और 8 13 का 3 हासिल में 1 यानी 2380। तो इस तरह से इस क्रम को देखते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बाकी प्रश्न है वे आप लोग कर सकते हैं, आसान है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या गुणनफल ज्ञात करना, देखिए 4 गो है, 3 गो संख्या दिया हुआ है कि 4 गुना 456। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ मेरे पास 3 संख्या है, 4 है, 456 है और 25 है। इसको भी प्रश्न में बोला गया है कि उपयुक्त क्रम में लिखकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ खाली लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रश्न में आप जब देखेंगे तो वहाँ क्या ही लिखा हुआ है, उपयुक्त क्रम में लिखकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले क्रम लिखना है। इसमें भी वही चीज कि हमको शून्य वाले संख्या को थोड़ा महत्व देने की जरूरत है, शून्यांक वाले। तो देखिए यहाँ पर कि 25 को 4 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये मेरा शून्यांक वाला होगा, यही है क्रम, इसी को बोलते हैं उपयुक्त क्रम। ये जो आगे पीछे था उसको हमने अपने सुविधा के अनुसार, जिसे गुना करने में सुविधा हो इसके अनुसार हमने उसको 4 गुना 25 को एक साथ लिखा और 456 को अलग लिखे। अब गुना करते हैं तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 100 और यहाँ 556। अब हमें यह पता होनी चाहिए कि शून्य के साथ यानी कि शून्यांक वाले अंक के साथ अगर किस संख्या को गुना करते हैं तो सबसे पहले हम लोग संख्या को आराम से लिख लेंगे। ये जो संख्या था उसको लिख लिए। अब इसमें कितना जीरो है ना, 2 जीरो है, तो 2 शून्य हम लोग लगा देंगे। ये इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो केवल उसी संख्या से इसको गुना कर लेंगे और अंत में शून्य जितनी रहेगी उतना लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग शून्यांक करके हम आसानी से मैथ को बना सकते हैं। इस तरह से जो आपका जो प्रश्न नंबर 2 का है वो सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग बना लेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, मान ज्ञात करें। यहाँ भी लिखा होगा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रश्न को ज्यादा बड़ा लिखकर सीधा लिखे मान ज्ञात करें। अब यहाँ थोड़ा अलग किस्म का है, यहाँ आपको पद देखना होगा कि ये हमारा एक पद है और ये हमारा एक पद है, क्योंकि बीच में प्लस है। यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। तो हमको जोड़ या घटाव का जो चिन्ह होता है वो पद को अलग करता है, यानी संख्याओं का जो विभाजन है उसको अलग करता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 297 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी दोनों के पास है, तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या कि 27 + 13। यहाँ अगर घटाव रहेगा तो घटाव लिख लेंगे। तो इस तरह से दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ है, दोनों के पास जो संख्या है उसको हमने बाहर करके और जो शेष बचेगी उसको हम लोग ब्रैकेट के भीतर, कोष्टक के भीतर लिखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है कि 297 इंटू, अब इसको जोड़ते हैं, ये जोड़ है इसे जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। 7 और 3 10 का शून्य, हासिल में रहा 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये मेरा इजी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 से गुना करके 1 के बाद शून्य बैठा देंगे। जैसे हमने यहाँ अभी कहा, क्या कहा कि इतना को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। अब लास्ट में 2 को 0 बैठा दिए, तो यहाँ पर अगर दूसरा संख्या रहता तो उस संख्या से इसको गुना करने के पश्चात 2 को शून्य लगाते हैं। वही चीज यहाँ पर मेरा आ गया है। अब देखिए यहाँ 4 है, 1 के जगह 4 है, शून्य उसके बाद है, तो पहले हम लोग 4 से गुना करेंगे। 4 7 28, हासिल में रहा 2, 4 9 36, 8 2 38, हासिल में रहा 3, 4 दूने 8 और 3 11 लिख लिए। अब शून्य है, लास्ट में शून्य लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग शून्यांक वाले जो संख्या होती है उसको हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। सेम आपका इसी तरह का प्रोसेस है 3 नंबर में आप कर सकते हैं। केवल अंतर है तो यहाँ जोड़ के जगह घटाव का चिन्ह, तो जोड़ के जगह जोड़ेंगे, घटाव के जगह घटाएंगे। हमको जो दोनों में उपनिष्ठ आएगा उसको बाहर करेंगे। बस इसी से हम लोग 3 नंबर प्रश्न कर सकते हैं।
आप प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ गुण का बात कहा गया, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि योग का गुण पढ़ें, वितरण का गुण पढ़ें, या साचार्य गुण पढ़ें, या हम लोग विभिन्न प्रकार का जो गुण अभी हम लोग परिभाषा में देखें, उसी गुण के आधार पर हम लोग इसको बनाना है। अब यहाँ देखा जाए कि 738 गुना 103 है, तो यहाँ पर कौन सा गुण मेरा लागू होगा? देखिए यहाँ कि गुणन का वितरण गुण, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। वितरण माने क्या? 100 को शून्य में तोड़ देंगे और 3 को अलग कर देंगे। 100 प्लस 3, इसको वितरण कर रहे हैं, ठीक है, 100 प्लस 3 में, इसलिए इसको बोलेंगे गुणन का वितरण गुण। इसको हम लोग कहेंगे गुणन का वितरण गुण। अब यहां देखेंगे 738, इसको अब गुना करेंगे हम लोग कितना से? 100 से, प्लस 738 को गुना करेंगे कितना? 3 से। इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है। अब यहाँ तो मेरा इजी है कि 2 को मेरा शून्य है, यहाँ संख्या भी 1 है, इसीलिए लास्ट में केवल खाली दोनों 0 बैठेगा, लेकिन यहाँ हमको गुना करना होगा। गुना करते हैं 3 से, 3 8 24, हासिल में रहा 2, 3 3 का 9 और 2, हासिल में 1, 3 7 21 और हासिल में 1 है 22। अब इसको जोड़ते हैं, 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, हासिल में 1, फिर 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और हासिल में 1, 6। आगे तो मेरा संख्या वहाँ है नहीं, अब 7 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग इस विभिन्न गुण जो है, गुणन का जो विभिन्न गुण है, यहाँ पर हम लोग गुणन का वितरण गुण का प्रयोग करके हमने इसको बनाया। तो इस तरह से विभिन्न गुणों का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। बाकी जो प्रश्न है काफ़ी आसान है, उसको आप लोग कर सकते हैं। 6 7 8 हालांकि ज़्यादा भारी नहीं है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इस पाठ को जो है 2.2 को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों धन्यवाद। अब आने वाला वीडियो में हम लोग फिर 2.3 को लेकर आएंगे। आप लोग लगे रहें हमारे साथ।